हैं, कुछ अच्छा पढ़ते हैं। और आज बहुत ही अच्छा टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये टॉपिक है हमारा प्यारे मित्रों क्लिनिकल साइकोलॉजी, नैदानिक मनोविज्ञान। जैसा कि आपको पता है, हम लोग नैदानिक मनोविज्ञान के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जी हाँ, तो ऐसी स्थिति में हम लोग बिल्कुल, नदीम जी वेलकम, स्वागत, सभी प्यारे बच्चों का दिल से स्वागत। तो आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका क्लिनिकल साइकोलॉजी, जिसे हम लोग नैदानिक मनोविज्ञान कहते हैं, जो कि आपके यूनिट 12 के अंतर्गत शामिल होता है। और ये उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल टॉपिक है जो नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स बनना चाहते हैं, पेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यूपी पीजीटी की करना चाहते हैं, बीपीएससी टीआरई 4.0 के सुपर एस्पायरेंट हैं, या फिर एस्टेट स्पेशल के विद्यार्थी हैं। तो आप सभी लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ साथ झारखंड पीजीटी वाले विद्यार्थी भी बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर साइकोलॉजी का आनंद ले सकते हैं। क्लियर बेटा? तो ये है आज का हमारा सेशन, जिसमें हम लोग बात करेंगे क्लिनिकल साइकोलॉजी की। किसकी बात करेंगे बच्चे? क्लिनिकल साइकोलॉजी की। लेकिन उससे पहले पूरी शिद्दत से सांख्यिकी सर समझा में नहीं आता है। अच्छा ठीक है, स्टैटिक्स बेटा आपको बिल्कुल समझा देंगे, चिंता मत करो। तो प्यारे मित्रों, एक बार पूरी शिद्दत से, दिलो जान से, ईमानदारी से, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी के बाद आज क्लास स्टार्ट हुई है, तो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है, तो एक बार पूरी ईमानदारी से, दिल से क्लास को फटाफट शेयर कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और आपको ये भी पता होगा कि रक्षाबंधन के इस महापर्व पर आप सभी लोगों को जो शुभकामनाओं के साथ जो ऑफर प्राइज दिया गया, उस ऑफर प्राइज में बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हुए हैं। तो उन सभी नए प्यारे विद्यार्थियों का भी दिल से स्वागत, अभिवादन। कंटिन्यूअस क्लास को रेगुलर पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। जो समझ में नहीं आए उसको 2-3 बार देखो, 100% आएगा, 100% आएगा। सर प्रीवियस ईयर का क्लास लीजिएगा, ये बिल्कुल, हाँ, आपको पहला क्लास प्रीवियस ईयर का कल ही होगा, चिंता ना कीजिएगा, कल आपका प्रीवियस ईयर का ही क्लास होगा, डोंट वरी। ओके बेटा, पीवाईक्यूज का। चलिए, तो स्वागत करते हैं और आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्लिनिकल इंटरव्यू में रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए कौन सा उपाय सबसे सीधे सहायक माना जाता है? मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था क्लिनिकल इंटरव्यू, शानदार। एप्लीकेशन पढ़ाई 360 पर, हमारी ऐप है पढ़ाई 360। कौन सी है? पढ़ाई 360, जहां पर आपको लाइव बैच भी उपलब्ध है और टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है। पढ़ाई 360, जहां पर आज ऑफर का अंतिम दिन है, आज ऑफर का अंतिम दिन है, अंतिम दिन है, क्योंकि 2 दिन का ऑफर था, आपको पता है, जहां पर आपको 60% ऑफ मिल रहा है, वो भी फ्लैट ऑफ मिल रहा है। तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं बेझिझक। ठीक है बच्चे? देखो बेटा, यहां पर पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जो पूछ रहा है कि क्लिनिकल इंटरव्यू में रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए कौन सा उपाय सबसे सीधे सहायक माना जाता है? भाई, हम लोग विश्वसनीयता को भी पढ़ चुके हैं, हम लोग वस्तुनिष्ठता को भी पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्टिविटी को, हम लोग वैधता वैलिडिटी को भी पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, यू नो वेरी वेल। जब हम परीक्षणों की बात करते हैं कि कौन सा परीक्षण किस लेवल का है, वो विश्वसनीय है, वस्तुनिष्ठ है, या फिर किस प्रकार का है। सर आज टेस्ट में 2nd रैंक 56 नंबर आया है सर जी, वेरी एक्सीलेंट, कॉन्ग्रेचुलेशन माय डियर, शाबाश, अद्भुत, ऐसा ही करते रहो। लड़ाई पहली रैंक की है ना, टॉप 10 की है। चलो, टॉप 10 की लड़ाई में आपको शामिल होना है हर हाल में, ठीक है ना? चलो देखो, असंरचित मुक्त संवाद साक्षात्कार। देखो, साक्षात्कार की जब हम बात करते हैं तो संरचित कंस्ट्रक्टिव, असंरचित अनकंस्ट्रक्टिव, और अर्ध संरचित भी कहते हैं, लेकिन बेसिकली 2 ही होते हैं। शाबाश, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आप लोग प्रैक्टिस करते रहो बेटा, जबरदस्त।
तो असंरचित मुक्त संवाद हो गया। दूसरा मानकीकृत अर्ध संरचित शेड्यूल जैसे एससीआईडी। केवल थेरेपी के बाद परिकल्पना परीक्षण, उपरोक्त में से कोई, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। जब क्लिनिकल साइकोलॉजी की बात आती है, किसकी बात आती है बेटा? जब क्लिनिकल साइकोलॉजी की बात आती है तो निश्चित तौर पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि निश्चित तौर पर अगर हम बात करें यहां पर प्रश्नों की, प्रॉब्लम्स की, स्कोरिंग की, तो प्रश्न, प्रॉब्लम्स, स्कोरिंग जो होते हैं वो निश्चित तौर पर किस में आते हैं बेटा? आपके मानकीकृत अर्ध संरचित शेड्यूल के अंतर्गत शामिल होते हैं। किसके अंतर्गत होते हैं? बिल्कुल बेस्ट और राइट आंसर दिया है बहुत सारे विद्यार्थियों ने। जी हां, वेरी एक्सीलेंट प्यारे बच्चों, बी को लॉक कर दिया है। 100% बी इसका परफेक्ट आंसर होगा। अच्छा, अगर हम असंरचित की बात करते हैं तो बेटा असंरचित इंटरव्यू में हमेशा क्या होता है? इंटर-रेटर वैलिडिटी होती है, ठीक है ना? इंटर-रेटर वैलिएबिलिटी होती है या रिलायबिलिटी होती है, हम यूं कह सकते हैं। तो ये इंटर होती है, मतलब आंतरिक वैधता, जिसे हम कहते हैं आंतरिक वैधता और विश्वसनीयता इसके अंतर्गत देखी जाती है ना? विश्वसनीयता इसके अंतर्गत पाई जाती है। लेकिन पूर्ण विश्वसनीयता की बात करते हैं तो वो अर्ध संरचित शेड्यूल में, क्योंकि केवल थेरेपी, यहां पर थेरेपी तो जब आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं तब जाकर दी जाती है, तो यहां पर केवल थेरेपी हो नहीं सकता। बचा असंरचित। असंरचित इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये इंटर होता है, क्योंकि ये आंतरिक वैधता और विश्वसनीयता को डिफाइन करता है। इस कारण से हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया बेटा? शाबाश, बहुत अच्छी बात है बेटा, शाबाश, गुड वर्क। तो बी इसका एक्सीलेंट आंसर हो गया। बहुत अच्छी बात है। मतलब आज भी हमारा एस्टेट और बीपीएससी का 2 लाइव टेस्ट हुए थे, आपको पता है। उन 2 लाइव, मैंने आपको कितनी अच्छी फैसिलिटीज दे रखी हैं कि भाई आप एक टेस्ट को 4 बार 3 बार दे सकते हो, उसे रीअटेम्प्ट करो, रीअटेम्प्ट करो, रीअटेम्प्ट करो, उससे आप में परफेक्शन आएगा बेटा, आप में एक चमक आएगी, ठीक है ना? तो आप रीअटेम्प्ट करो, 100% दीजिए, अच्छे से दीजिएगा। बहुत प्यारा प्रश्न पूछा है। ऑब्जर्वेशन मेथड में रिएक्टिविटी को कम करने का सर्वाधिक उपयुक्त उपाय क्या है? प्रत्यक्ष प्रतिभागी अवलोकन, वन में मिरर या अभ्यस्त कराना, या फिर प्रेक्षक के उद्देश्यों की खुली घोषणा करना, या एक से अधिक उत्तर सही है, इनमें से कोई नहीं। बड़ा गजब का प्रश्न है बेटा। देखो टेस्ट जो है ना, लाइव टेस्ट आप बार बार दो, बार बार दो, बार बार दो, और याद रखना कोई भी क्वेश्चन सरल नहीं होता, कोई भी टफ नहीं होता। जो लोग प्रतिभाशाली हैं, जो लोग पढ़ते हैं, जो लोग प्रयास करते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं, निश्चित रूप से वो अपना अच्छा रिजल्ट बनाते ही हैं। ये प्रकृति का नियम है ना? इसके खिलाफ मैं भी नहीं जा सकता और आप भी नहीं जा सकते। जो पढ़ेगा वही पाएगा, ठीक है ना बेटा? निश्चित रूप से। तो हम बात करते हैं, आपसे पूछ रहा है कि भाई आपको कम करनी है रिएक्टिविटी, यानी फिर से अभ्यास जो अगर कम करना है तो प्रत्यक्ष प्रतिभागी अवलोकन। भैया प्रत्यक्ष प्रतिभागी अगर आप डायरेक्ट रूप से जाकर उसके अंतर्गत उस अवधारणा में अगर भाग लेते हैं तो फिर क्या होगा? शाबाश, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसी कंडीशन में मस्त बात है ना, 80 में से 61, क्या खुशी की बात है यार, क्या खुशी की बात है। जब खुद पेपर देते हैं ना, मतलब रियल मूल्यांकन होता है कि मैं अभी कहां पर। अब इस रैंक को टूटने मत दो बच्चे, मजा तब आएगा, इसको नीचे नहीं जाने देना किसी भी कंडीशन में, ठीक है ना बेटा? तो प्रत्यक्ष प्रतिभागी इससे तो बढ़ सकता है, इससे तो बढ़ता है, क्या रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है ना, ध्यान रखना। अच्छा एक बात और समझ लीजिएगा सर जी, नहीं हो चुका है भाई, आपका उसी समय हो चुका है जब आपने मैसेज किया था। क्या बात करते हो आप, खोल के नहीं देखते हो? एक बार रिफ्रेश करो और उसको देखो, क्या बात करते हो।
हाँ भाई देखिएगा, तो यहां पर अगर बात करते हैं वन वे मिरर, हैबिचुएशन, वन वे मिरर या अभ्यस्तता जो होती है ना, वो निश्चित तौर पर एक प्रतिभागी की उसकी उत्तेजना को, उसकी पार्टिसिपेशन प्रक्रिया को, उसकी हिस्से को क्या करता है, कम करता है। एक बात बताओ, सीधी सी बात है, अगर आप किसी चीज के आदती हो गए, ठीक है ना, मुझे किसी चीज की आदत है, कोई भी कार्य की, तो फिर उस कार्य में मुझे प्रयास करने की जरूरत खत्म हो जाती है, मेरी एक्साइटमेंट जो होता है ना वो खत्म हो जाता है। जिंदगी में आप देख लीजिएगा, आपको जिस भी कार्य की, चाहे वो साइकिल चलाना हो, चाहे वो पढ़ना हो, चाहे वो आपको डेली कोई वर्क करना है, तो आपको उस काम में मजा नहीं आता, मतलब आपके अंदर एक्साइटमेंट, उत्तेजना नहीं होती, और जब उत्तेजना नहीं होती तो वो आपकी रिएक्टिविटी को, वो आपके पुनः प्रयास को कम करता है, न्यून करता है। इसलिए दिमाग लगा के प्रश्न का उत्तर दो बेटा, क्या दो, दिमाग लगाकर। आपसे पूछा कम करना, तो कम इसी से होगा। अच्छा, प्रेक्षक के उद्देश्यों की खुली घोषणा की अगर हम बात करोगे, प्रेक्षक होता है आपका ऑब्जर्वर, तो बेटा उद्देश्यों की घोषणा अक्सर व्यवहार को बदल देती है। क्या कर देती है भाई, उद्देश्यों की जो घोषणा है ना, ये तो व्यवहार को बदलेगी, तो बदलेगी तो क्या होगा, रिएक्टिविटी बढ़ेगी, बढ़ती है, इससे रिएक्टिविटी आपकी क्या होती है, बढ़ती है। तो भैया ये भी बढ़ाता है, ये भी बढ़ाता है, लेकिन ये क्या करता है, कम करता है। ठीक है ना, तो आंसर क्या दे दिया हमने भैया, बी दे दिया। अगला प्रश्न पढ़ो बेटा। हाँ, केस स्टडी डिजाइन का मुख्य लाभ कौन सा है। अच्छा प्रश्न पूछा है, केस स्टडी डिजाइन, बताओ माय डियर, शाबाश। जो भी मित्र, दोस्त, प्यारे बच्चे, भावी शिक्षक आज हमारे इस सेशन में, इस क्लास में पहली बार अगर जुड़े हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके पास, और बेल आइकन को साथ साथ प्रेस कर लें, जिससे आपके पास डेली क्लास का कंटिन्यूअस मैसेज या नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है मत मित्र, शाबाश। क्लास रुक रुक कर चल रहा है, हो सकता है वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है माय डियर। चलिए, तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, केस स्टडी डिजाइन का मुख्य लाभ कौन सा है। सर्वाधिक बाह्य वैधता, दुर्लभ घटनाओं का समृद्ध व्यक्तिक विवरण, या फिर कारणात्मक निष्कर्ष का सर्वोत्तम आधार, या उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। यार क्या प्रश्न पूछा है आपने, उत्तर क्या दिया है, देखिएगा। अगर हम बात करें तो बड़ा सिंपल है। हाँ देखिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब बात केस स्टडी की आती है, तो केस स्टडी का मतलब होता है जीवन वृत्त विधि, ठीक है ना, या फिर इसको जीवन गाथा भी कहते हैं, जीवन गाथा भी कहते हैं, या फिर इसको व्यक्ति इतिहास, यानी व्यक्ति के व्यक्ति के संपूर्ण हिस्ट्री को, इतिहास को जानना, वो कहां पैदा हुआ था, उसने, वो किस परिवार से संबंध रखता है, वो किस समाज से संबंध रखता है, वो किस संस्कृति से संबंध रखता है, उसके संस्कार क्या हैं, उसकी जीवन की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, उसका मित्र मंडली और सर्किल क्या है, वो सारी बातें हम केस स्टडी में जानने की कोशिश करते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, सर्वाधिक बाह्य वैधता, बेटा वैधता का संबंध तो इससे दूर दूर तक इसलिए नहीं होगा, क्योंकि वैधता का मतलब होता है कि जिस उद्देश्य के लिए जो विधि या जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, क्या वो उद्देश्य प्राप्त हो रहा है। तो यहां पर वो वाली बात तो है ही नहीं, तो इसको तो हटा देते हैं अपन। दूसरा, दुर्लभ घटनाओं, हाँ, जीवन की प्राचीन ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण, हम लोग व्यक्ति इतिहास में तो जानकारी करेंगे, का समृद्ध व्यक्तिक विवरण, और हमेशा ये व्यक्तिक होता है, पर्सनल होता है, ऐसा नहीं होता कि एक बार में बहुत सारे, नो 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 भाई, जिसका आप केस स्टडी कर रहे हो ना, उसी का होता है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, वेलकम, हर हर महादेव, स्वागत मेरे बच्चों का। तो समझ में आ गया, तो क्या हो गया, इसका मतलब हो गया दुर्लभ घटनाओं का समृद्ध व्यक्तिक विवरण। दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए आगे देखिएगा, कारणात्मक निष्कर्ष का सर्वोत्तम आधार। अगर जब हम कारणात्मक निष्कर्ष की बात करते हैं, तो बेटा निश्चित रूप से, ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है आपका,
नहीं, कल ही नहीं था, आज भी जायसवाल जी, आज भी, आज अंतिम दिन है, आज भी 60% ऑफ है। आप संजय 60, आप कूपन कोड यूज करो। वेरी एक्सीलेंट। देखो ये हमारे दिल की बात दिल ही जानता है भाई। लाइक्स कम हैं और बच्चे खूब सारे अभी तो छुट्टी पर गए हैं, अपने गांव वगैरह गए हुए हैं रक्षाबंधन के पावन अवसर पर, ठीक है ना? तो बिल्कुल सही बात है। ये लीजिए, इधर बैठो आप। नहीं, उधर नहीं जाना। जी हाँ, पेपर फर्स्ट का कब से है? देखो, झारखंड पीजीटी वालों का पहला पेपर 16 अगस्त को है। यूजीसी नेट का पहला पेपर हो चुका है, आप उसे री अटेम्प्ट करके देख सकते हैं। आपका एग्जाम की फीलिंग आएगी आपको, ओरिजिनल एग्जाम जैसे आप देते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल स्वागत है। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। तो आज भी आप, कैपिटल केवल एस है, कूपन कोड लिख दीजिए, ये रहा, एस कैपिटल है, SANJAY 60, संजय 60, स्पेस मत देना, एस कैपिटल है ओनली, ये कूपन कोड है। आप ले सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आज भी ले सकते हैं। समझ में आ गया? तो आपका आंसर बी परफेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू यानी अर्ध संरचित, क्या पूछ रहा है? अर्ध संरचित साक्षात्कार, अर्ध संरचित साक्षात्कार। आपको संरचित मैंने बताया था, संरचित में क्या होता है? पहले से ही क्वेश्चनिंग रेडी होती है, कंस्ट्रक्टेड होती है। नहीं, सब कुछ समझ में आएगा गुरुजी। टेस्ट सीरीज में 120 क्वेश्चन होता, तब ना समझ आता कितना सही हो रहा है। क्या बात करते हो? साइकोलॉजी का टेस्ट पेपर है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी जो जीके जीएस वाला जो पेपर है, वो तो आपकी रीजनल जीके आती है, लैंग्वेजेज आती हैं, वो तो आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना? बिल्कुल परफेक्ट है। तो देखिएगा, तो पूछा है कि अर्ध संरचित साक्षात्कार कब प्राथमिकता पाता है? बताओ कब? जब विभेद निदान मुख्य हो, यानी जब निदान में विभेद करना हो तब, जब हर हाल में रेपो अधिकतम करना हो, जब आपको रेपो रेट अधिकतम यानी जब उसका रेपो यानी उसको उच्चतर और निम्नतर बनाना हो, ठीक है ना? उसके अलावा जब केवल जीवन कथा चाहिए होती है। अच्छा, जीवन कथा की बात करते हैं तो ये तो केस स्टडी में होता है, ये तो किस में होता है? केस स्टडी में, तो इसको तो वैसे ही उड़ा दो, ये तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है ना बच्चे? बहुत आसान है। देखो, प्रश्नों को जब आप ध्यान से पढ़ोगे ना, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह समझ जाओगे, ठीक है ना? अच्छा देखो, अब बात आती है यहां पर, रेपो अधिकतम करना हो, अगर देखो क्या कहता है, व्हेन रेपोर्ट मस्ट बी मैक्सिमाइज्ड एट ऑल कॉस्ट, जब हर हाल में रेपो अधिकतम करना हो, तो ऐसी कंडीशन में सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू को काम में नहीं लिया जाता है। बिल्कुल गलत, क्योंकि पूरी तरह अनौपचारिक रेपो बढ़ा सकता है। क्या बढ़ा सकता है? अनौपचारिक रेपो बढ़ा सकता है, अनौपचारिक रेपो बढ़ा सकता है, ये यहां पर नहीं बढ़ाएगा। इस कारण अगला है यहां पर अर्ध संरचित,
जब विभेद निदान मुख्य हो, व्हेन डिफरेंशियल डायग्नोसिस इज सेंट्रल। भाई सीधी सी बात है, कब प्राथमिकता पाता है यार? सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में हम लोग अलग अलग व्यक्तियों का निदान कर उसको डिफरेंशिएट करते हैं कि किस बालक को, किस व्यक्ति को किसकी नीड है। हाँ बिल्कुल आएगा, कोई डाउट नहीं है। 150 क्वेश्चन का ही टेस्ट पेपर मिलेगा माय डियर आपको। ठीक है ना, उसकी चिंता आप मत करो, उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। ठीक है, मस्त होकर के पढ़ो आप। तो आंसर क्या हो गया? ए परफेक्ट हो गया आपका। अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई, क्या कहता है? हाँ देखिएगा, ट्राइएंगुलेशन, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन और रिकॉर्ड्स। तीन, ट्राइएंगुलेशन 3, इंटरव्यू साक्षात्कार, प्रेक्षण और रिकॉर्ड्स। ठीक है ना, का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभिसारी वैधता को बढ़ाना, केवल सैंपलिंग त्रुटि घटाना, विश्वसनीयता की आवश्यकता समाप्त करना, एक से अधिक उत्तर, इनमें से कोई नहीं। ये तो दुनिया का सबसे सरल प्रश्न बन गया। बहुत बहुत अभिवादन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बच्चों। सर ये यूनिट समझ में नहीं आ रहा है। आएगा बच्चे, क्यों नहीं आएगा? क्लिनिकल साइकोलॉजी की अपन बात करेंगे, डोंट वरी, चिंता नहीं करो। आपको पता है न्यू लाइव बैच में मैंने आपको पहले वही वाले टॉपिक पढ़ा रहा हूं जो आप सभी लोगों के लिए टफ है। पहले उन्हीं यूनिट्स की बात कर रहा हूं मैं, फिर उसके बाद इसी यूनिट्स को बाद में समझाऊंगा। ठीक है ना, इसीलिए तो कहता हूं क्योंकि वो जरूरी भी है। मेरे हर बच्चे का स्कोर जो है मेन एग्जाम में बेहतर होगा तभी जब निश्चित रूप से आप अच्छे से चीजों को समझते जाएंगे और बहुत अच्छे से अपने टेस्ट पेपर्स को भली भांति आप देंगे। अच्छा देखिएगा, तो आपको कह रहा है कि बात जब इंटरव्यू की आए, बात जब ऑब्जर्वेशन की आए और बात जब रिकॉर्ड्स की आए, तो इन तीनों का मुख्य उद्देश्य, तो आपकी ऐसी बहु जो विधियां होती हैं, एक से अधिक विधियां होती हैं, तो जो आपका परिणाम होता है, जो एक से अधिक समान विधियां आपके परिणाम संबंधी निष्कर्ष को क्या बनाती हैं? उच्च बनाती हैं। और उच्च बनाने के कारण निश्चित तौर पर अभिसारी वैधता को इंक्रीज करती हैं। भाई अभिसारी का मतलब होता है कि निश्चित निष्कर्ष, ये बात खोपड़ी में सेट कर लो, निश्चित निष्कर्ष होता है। अच्छा वैसे भी इस प्रश्न का आसान उत्तर क्यों था? क्योंकि केवल सैंपलिंग त्रुटि, ये तो गलत बात है, केवल तो होता ही नहीं है यार, यहां पर तो बहुविधियां है ना, साक्षात्कार भी है, ऑब्जर्वेशन भी है, रिकॉर्ड्स भी है। ठीक है ना। अच्छा, विश्वसनीयता की आवश्यकता कोई समाप्त करती है? नहीं, बल्कि बढ़ाती है, बल्कि बढ़ाती है। इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन ही सरल था। हाँ, एमएमपीआई की एलएफ के वैलिडिटी स्केल्स का सही संगठन कौन सा है? बताओ। एमएमपीआई मिनेसोटा मल्टीपल पर्सनैलिटी इन्वेंटरी किसने दी थी? हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी, किसने दी थी? कौन कौन बताएगा? कौन कौन बताएगा? एमएमपीआई व्यक्तित्व की स्व प्रतिवेदक मापनी है, स्व प्रतिवेदक मापनी है। ठीक है ना। और किसने दी थी? आपको पता है हाथवे और मैकिनले ने बनाई थी, हाथवे एंड मैकिनले। याद है ना बच्चे? बहुत अच्छे से समझाई थी। बताओ, यहां पर लिखा है ऑप्शन, थोड़ा अंग्रेजी है। एल फॉर इंटरफ्रीक्वेंसी, एफ फॉर सोशल डिजाइबिलिटी, के फॉर करेक्शन और एक्विसाइंस। ठीक है ना। एल फॉर नेवी फेक गुड, एफ फॉर इंटरफ्रीक्वेंसी या डेविएंट रिस्पॉन्डिंग, या फिर के फॉर सबटाइल डिफेंसिवनेस। इसी प्रकार एल फॉर लाई अबाउट सिम्टम्स, एफ फॉर हाँ मेलिंगरिंग ओनली, के फॉर रैंडम रिस्पॉन्डिंग। एक से अधिक उत्तर, इनमें से कोई नहीं। बहुत आसान, हाथवे और मैकिनले, दैट्स वेरी इजी। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। देखो भाई, सीधी सीधी सी बात है,
80 में से 50 टेस्ट सीरीज में आया है। वाह, एक्सीलेंट, शाबाश, बहुत बढ़िया है, क्या बात है, बहुत अच्छी अद्भुत बात है। भाई एक बार पूरी शिद्दत से, दिलोजा से, ईमानदारी से, प्यार से क्लास को शेयर करना तो बनता है यार, है कि नहीं। देखो आंसर क्या होगा, एक्चुअली बी होगा। अब क्यों होगा भाई, यहां पर है सामाजिक वांछनीयता, यानी सामाजिक रूप से आप जो चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग सामाजिक वांछनीयता, यानी शाबाश, बहुत बढ़िया। तो सामाजिक वांछनीयता अन्य सरल के फेक गुड, है ना यहां पर। जबकि इंटर फ्रीक्वेंसी डेविएंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग होता है बहुत ही से, यस यस यस, वेलकम, स्वागत स्वागत स्वागत। अल्प आवृत्ति असामान्य उत्तर, ठीक है ना, यहां पर इसका मतलब क्या हो गया, अल्प आवृत्ति असामान्य उत्तर। ठीक है, और इसी प्रकार यहां पर हो गया सबटाइल डिफेंसिवनेस। सीधी सीधी सी बात करें तो इसका सीधा सीधा सा हो गया सूक्ष्म, सबटाइल सूक्ष्म रचनात्मक कौशल। ठीक है, तो बी इसका बेस्ट आंसर होगा। बहुत डेप्थ लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, MMPI 2RF की प्रमुख विशेषता क्या है। MMPI 2RF की विशेषता 5, 6, 7 आइटम केवल मूल क्लिनिकल 10 होते हैं, या फिर डिमोरलाइजेशन घटाने हेतु RC स्केल्स का यूज किया जाता है, या फिर कोई वैधता स्केल यूज ही नहीं की जाती है। एक से अधिक उत्तर सही हैं, या इनमें से कोई भी नहीं। शाबाश, देखिएगा पहली बात, यहां पर ये 5, 6, 7 आइटम्स नहीं होते हैं, अपितु इसकी जगह पर 3, 3, 8 होते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया है, ठीक है ना। हाँ, क्लिनिकल 10 ही होते हैं, लेकिन वो 338 होते हैं। जबकि रिस्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल आरसी में स्केल्स में जो डेमोरलाइजेशन होता है, यहां पर डेमोरलाइजेशन घटाने हेतु आरसी स्केल्स की बात करता है, वकालत करता है। 100% सही आंसर है, क्योंकि अगर जब हम इसकी बात कर रहे हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंतर्गत, तो जो आरसी स्केल्स होते हैं ना, वो साझा डेमोरलाइजेशंस को अलग करते हैं, जिससे कि उनकी जो क्लैरिटी है, उनकी जो स्पष्टता है, जो भी सिम्टम्स होते हैं, जो भी लक्षण होते हैं, उनकी स्पष्टता यहाँ पर बढ़ती जाती है। क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, जिसके फलस्वरूप डेमोरलाइजेशन प्रक्रिया निश्चित रूप से क्या होती है, यहां पर घटती है। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 16 PF का सैद्धांतिक आधार क्या है। 16 PF हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 16 PF का संबंध आपके किससे है भैया, कैटल से है। किससे मित्रों, कैटल से है। और कैटल ने यहां पर पीएफ को क्या नाम दिया था, पर्सनैलिटी फैक्टर्स नाम दिया था, है ना, पर्सनैलिटी फैक्टर्स। तो यहां पर आइजेंग का पेन मॉडल क्या आधार है, या फिर कैटल के 16 प्राथमिक स्रोत गुण फैक्टर एनालिसिस, या केवल 5 स्वतंत्र सुपरस्टेट्स। बेटा ये 5 स्वतंत्र की बात करते हैं, तो ये 5 बिग 5 मॉडल जो दिया था, 5 फैक्टर्स मॉडल जो दिया था, वो तो किसने दिया था, 5 फैक्टर्स मॉडल की अगर हम बात करते हैं, पंचकारक मॉडल, ये रॉबर्ट मैक्रे और पोल कास्टर ने दिया था। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑलरेडी, ठीक है ना। लेकिन यहां पर कैटल के 16 PF प्राथमिक स्रोत होते हैं, ठीक है ना, गुण, जिन्हें फैक्टर एनालिसिस के नाम से पढ़ा जाता है। किसके नाम से पढ़ा जाता है, फैक्टर एनालिसिस।
देखो, हमारे बच्चों का प्रयास जो भी है, कल डिसीजन होगा आपकी मीटिंग में, अच्छा होगा जो भी होगा। आप हमेशा हर चीज के लिए, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों के लिए हमेशा रेडी रहिएगा। अगला क्वेश्चन, ईपीक्यू। अब ईपीक्यू, ई4 क्या होता है बेटा? आइजेंक होता है, आइजेंक, इसको कहते हैं आइजेंक। P4 पर्सनैलिटी, Q4 क्वेश्चन एयर। आइजेंक पर्सनैलिटी क्वेश्चन एयर। तो P स्केल किसके द्योतक है बताओ? साइकोटिसिज्म आयाम का, केवल पेनराइज का, पैरानाइया का, ठीक है ना, या सकारात्मक भाव प्रवणता का? एक से अधिक उत्तर सही है, इनमें से कोई नहीं है। बड़ा प्यारा प्रश्न है। स्वागत अभिवादन सभी मित्रों का। देखिए, बहुत अच्छे से यस, वेरी एक्सीलेंट। देखो, लाइफ के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। आप हमेशा पॉजिटिव रहो। जिंदगी में एक अपॉर्चुनिटी बंद होती है तो दूसरी ओपन हो जाती है, ये प्रकृति का नियम है। कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी के साथ। बस आप अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखो, अपने आप पर विश्वास रखो कि मैं निश्चित रूप से निकल जाऊंगा। देखिए बेटा, यहाँ पर ये जो पैरानोइया है, यहाँ इसका कोई संबंध, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आइजेंक महोदय ने व्यक्तित्व के 3 आयाम बताए थे। यू नो वेरी वेल, बहुत अच्छे से जानते हैं 3 आयाम कौन कौन से हैं। यू नो, अंतर्मुखता बनाम बहिर्मुखता, सामाजिकता बनाम सांवेगिक स्थिरता, तंत्रिका तापी बनाम सामाजिकता। इस प्रकार का हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एप्लीकेशन में भी इस चीज को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर P4 तंत्री साइकोटिसिज्म होता है, जिसे हम लोग तंत्रिका तापी या मनस्तापिता कहते हैं, या फिर मनस्तापिता, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। इसीलिए बेस्ट P4 यहां पर साइकोटिसिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइकोटिसिज्म। क्लियर है? देखो, पॉजिटिव अफेक्टिव डोमेन तो भाव प्रवणता की तो इन्होंने कहीं पर बात ही नहीं की है, भाव प्रवणता की इन्होंने बात नहीं की है, ठीक है। H.J. आइजेंक, हेंस आइजेंक के नाम से हम इसे पढ़ते और जानते हैं। जिन मित्रों ने, जिन विद्यार्थियों ने, जिन प्यारे लाडले भावी शिक्षकों ने अभी तक साइकोलॉजी का लाइव बैच ज्वाइन नहीं किया है या टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, तो आप कर लीजिए, क्योंकि आज ऑफर का अंतिम दिन है। 2 दिन का ऑफर था, कल और आज, ठीक है। तो आज आपको कूपन कोड, जो पेड यूजर्स हैं ऑलरेडी हमारे बैच में ज्वाइंड हैं, 100% प्रश्न होंगे और हैं, आपका इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी क्वेश्चंस हैं, मतलब वहां पर थोड़ा सा मेंशन किया हुआ है लिंक करके, तो प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे। ईपीक्यू किसने दिया था? आइजेंक ने दिया था बेटा, ये आइजेंक के नाम पर ही तो है ईपीक्यू, ठीक है। तो आंसर आपका ए हो गया है। पहचानने की सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी है बताओ? किसमें? सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज में फेकिंग गुड पहचानने की सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी है? केवल रॉय स्कोर कट ऑफ, या फिर अंतर्निहित वैधता स्केल प्लस असंगति सूचकांक, या फिर बेस रेट की अनदेखी, एक से अधिक उत्तर, इनमें से कोई नहीं। अरे भाई, टू आइडेंटिफाई अबाउट सेल्फ रिपोर्ट्स, सर वाईटी पर कितनी बार क्लास होता है? इसी टाइम होता है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन अभी 1 घंटे बाद यानी 10 बजे और होगा। बहुत सुपर इंपोर्टेंट न्यूज है आपके लिए, जिसकी अपन बात करेंगे, ठीक है ना।
कैसे आप अपनी रैंक को इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए, कैसे अपने आप को बहुत अच्छे लेवल पर हम लोग ले जा सकते हैं। जो टेस्ट सीरीज में बहुत सारे बच्चे मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे, सर प्लीज़ हमें गाइड कीजिएगा, हम क्या करें कैसे करें। तो ये सारी बातें आज हम 10 बजे करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, ये सब क्वेश्चन आसान है, थोड़ा हार्ड कीजिए। माय गॉड, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है माय डियर। हाँ, इनका ऑप्शंस आसान बना दिया है, आप ये कह सकते हैं। जी नहीं, 10 बजे है, ठीक है। इसका आसान, यहां पर केवल दे दिया तो देखते ही उड़ा दो, यहां पर अनदेखी दे दिया तो देखते ही उड़ा दो, नेगेटिव अप्रोच के साथ। आसान क्वेश्चन होते हैं कुछ ऐसे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एमएमपीआई टी स्कोर का नियत अर्थ क्या है, बताओ। औसत 100 एसडी 15, औसत 50 एसडी 10, औसत 10 एसडी 3, है ना। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, बहुत अच्छे से समझाया था ये वाला चैप्टर मैंने। कोई भी क्वेश्चन आसान नहीं है, उसका ऑप्शन कभी कभी आसान बन जाता है। पढ़ना आपको ध्यान से है, ये हमने आपको समझाया था। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी, जिसमें हमने बताया था मीडियन कितना होता है आपका 50 होता है, और एसडी हमेशा कितना होता है 10 होता है। हमने बहुत अच्छे से बताया था आपको, है ना। मीन कितना होता है आपका 50 होता है औसत, और एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होता है हमेशा 10 होता है। ये हमेशा लॉक कर लो। एवरेज हमेशा क्या होता है, औसत हमेशा 50 रहता है, ठीक है ना। किसके अंतर्गत, टी स्कोर, एमएमपीआई का टी स्कोर जब हम जानते हैं तो एमएमपीआई के अंतर्गत टी स्कोर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बेटा मीन, यानी जब हम बात करते हैं तो उसका 50 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है एसडी वो उसका 10 होता है। क्लियर, क्योंकि ये हमारे स्टैटिक्स में हम लोगों ने एक बार सीख चुके हैं एप्लीकेशन पर बहुत अच्छे से। अगेन सेकंड न्यू लाइव बैच में जब ये चैप्टर आएगा तो आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस कल्चरल उपयोग हेतु पर्सनैलिटी टेस्ट का सर्वोपरि अनुकूलन सिद्धांत। क्या प्रश्न पूछा है, क्रॉस कल्चरल उपयोग हेतु, यानी आप जब संस्कृतियों का संस्करण या मिश्रण करते हैं, ठीक है ना, तो उसके अंतर्गत उपयोग किया जाने वाला पर्सनैलिटी टेस्ट कौन सा होगा। हाँ भाई बोलो। तो केवल शब्द से अनुवाद केवल आ गया, तो शब्दों के साथ अनुवाद में आप निश्चित रूप से कल्चरल क्रॉस कल्चरल टेस्ट यूज नहीं कर सकते हैं, गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। बैक ट्रांसलेशन आवश्यक नहीं है, तो यहां पर नहीं दे दिया। भाई बैक ट्रांसलेशन आवश्यक है, क्यों नहीं है, जब सीधी सी बात है मुझे आपकी अभिव्यक्ति समझ में नहीं आई तो मैं उसे वापस से बैक रिवर्स गेयर लगा सकता हूं ना, उसे वापस ट्रांसलेट करके समझ सकता हूं, तो वो तो चाहिए होता है 100% जब हम पर्सनैलिटी टेस्ट कर रहे हैं और क्रॉस कल्चरल उपयोग हेतु कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर क्या होता है कि आपका संकल्पनात्मक और मैट्रिक्स समतुल्यता का प्रमाणीकरण किया जाता है कि वास्तव में आपका जो मैट्रिक लेवल का जो यहाँ तक का जो भी आपका कल्चर है, आपका स्कोर है ना, आपकी जितने भी संख्यागत अवधारणाएं हैं उनके आधार पर उनसे कंपैरिजन करके, और साथ साथ जो भी आपकी कंसेप्ट्स हैं, अब कंसेप्ट संकल्पनाएं क्या होती हैं, इसमें आपकी संस्कृति आ जाएगी, इसमें आपका व्यवहार आ जाएगा, इसमें आपका व्यक्तित्व आ जाएगा, इसमें आपकी विचारधारा आ जाएगी, एवरीथिंग। क्लियर, तो ऐसी कंडीशन में हमको इसका ध्यान रखना चाहिए। आसान क्वेश्चन था, बी विकल्प सही हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग माय डियर, स्वागत अभिवादन। जो भी मित्र दोस्त प्यारे बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ये आपका दायित्व है
नैतिक दायित्व है कि आप उनको अपनी क्लास को जरूर पहुंचा दें, सभी अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। ठीक है, चलिए, रोरसा में डिटर्मिनेंट्स किसे कहते हैं? रोरसा, अब ये रोरसा क्या है? ये हरमन रोरसा है। ये कौन है बेटा? हरमन रोरसा, पढ़ा हुआ है आपने, हरमन रोरसा। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी का पार्ट है, बिल्कुल है। हरमन रोरसा, जिन्होंने 1920 में आईबीटी टेस्ट निर्माण किया था। क्या किया था? आईबीटी टेस्ट। तो केवल विषय वस्तु श्रेणियां थी उसके अंतर्गत, या रूप, मूवमेंट, रंग, शेडिंग जैसे गुण जो प्रतिक्रिया निर्धारण करते हैं 100%। आईबीटी इंक ब्लॉट टेस्ट, जिसमें विभिन्न रंगों की आकृतियां थी। ठीक है ना? ओके। सैड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जिंदगी कभी सैड नहीं होती। असलियत क्या होता है कि जो एक अपॉर्चुनिटी जब आपके लिए फिनिश होती है तो दूसरी नई निकल के आती है। ये जीवन का सिद्धांत है, प्रकृति का नियम है, इसलिए कभी सोचना नहीं चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना? तो आज इसके बाद भी हम लोग मिलने वाले हैं अपने नेक्स्ट 10 बजे वाले सेशन में, जो धमाकेदार गुड न्यूज के साथ हाउ टू मेक सुपर रैंक, उस पर अपन बहुत अच्छी चर्चा करेंगे। तो वो हम मिलेंगे उसके अंदर। ठीक है ना? केवल नहीं, ठीक है ना? यस, जिंदगी कहीं से भी शुरू हो सकती है। कर्म योगी हमेशा अपने कर्म के बारे में सोचता है कि मुझे पढ़ना है, मुझे आगे जाना है, तो वो तो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टेट की व्याख्या, टीएटी की व्याख्या, क्लासिकल ढांचा किस सिद्धांत से प्रेरित होता है? कर्म योगी का कार्य सिर्फ कर्म करना है, सोचने का काम अंतर्मुखियों का होता है। हाँ, 10 बजे यूट्यूब पर ही मिलेंगे हम लोग, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक अच्छी डिस्कशन के साथ आपसे मिलना है। बताइए, मॉर्गन मुर्रे का नीड्स प्रेस सिद्धांत है, या फिर हल्का ड्राइव रिडक्शन है, आइजेंक का एन अराउजल सिद्धांत है? आखिर है क्या ये? देखो, गलत है। सभी विद्यार्थियों का आंसर गलत आ रहा है, कुछ एक को छोड़कर। हमने आपको बताया था, आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगा, मुर्रेज नीड्स प्रेस थ्योरी है ये। अरे भाई, टीएटी का संकलन 1935 में मॉर्गन और मुर्रे ने किया था, आपको बहुत अच्छे से पता है। फिर भी आप गलत कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं आप? यहां पर मुर्रे नाम दिया हुआ है, ये तो सीएल हल्का 1915 का थ्योरी है, यह आइजेंक का अंतर्मुक्ता बनाम बहिर्मुक्ता वाला कॉन्सेप्ट है, ईपीक्यू वाला कॉन्सेप्ट है। इसीलिए आसान क्वेश्चन है, आंसर सिर्फ ए होगा। अगला प्रश्न पढ़ो। प्रोजेक्टिव टेस्ट टीएटी रोरसा की प्रमुख सीमा क्या है? केवल निम्न फेस वैधता है, या फिर इंटररेटर विश्वसनीयता व इंक्रीमेंटल वैधता पर शंकाएं हैं, या फिर किसी स्कोरिंग को मानकीकरण करना असंभव है, या एक से अधिक उत्तर सही है, या इनमें से कोई नहीं है? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, ये बहुत अच्छा लेवल का प्रश्न है। बताइए, क्या आपने इसका आंसर दिया है? सीधी सी बात है, ये कहता है कि जो आपके जितने भी प्रोजेक्टिव टेस्ट है, चाहे वो सीएटी है, चाहे वो टीएटी है, चाहे वो आईबीटी है, चाहे वो एससीटी है, चाहे वो पीएफटी है, वो भले ही उनके अंतर्गत स्कोरिंग वैधता विद्यमान होती है, स्कोरिंग वैधता विद्यमान होती है, उसके बावजूद भी, स्कोरिंग सिस्टम के बावजूद भी रेटर इंटर और इंक्रीमेंट जो होता है, इंक्रीमेंटल
रेटर इंटर विश्वसनीयता और इंक्रीमेंटल वैधता पर निश्चित रूप से एक बहस होती है, एक डाउट होता है, क्योंकि जिसके परिणाम स्वरूप परिणामों में शंका होती है। कई बार क्या होता है, हम जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व मापन करना चाहते हैं तो इन शंकाओं के कारण उसका परिणाम गलत निकल के आ जाता है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, आपको ऑप्शन की तरकीब भी तो सीखनी है। ऑप्शन आसान है लेकिन आपको टेस्ट में और एग्जाम में थोड़ा सा टफ मिल जाएगा, आप चिंता मत करो। जब आप खुद एग्जाम दोगे ना तो वहां पर आपका सही मूल्यांकन होता है। और इसके लिए 30 लाइव टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, अच्छे से ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी यहां पर देखो केवल आ जाता है, उड़ा दो, ठीक है ना। असंभव दे दिया तो ये भी उड़ा दो। अगला प्रश्न, साइको एनालिटिक तकनीक में इंटरप्रिटेशन टाइमिंग का सिद्धांत। अब देखो क्या गजब का प्रश्न पूछा है। पहली बात तो साइको एनालिटिक, अब साइको एनालिटिक जब आप पढ़ते हैं तो इसे कहते हैं मनोगतिक। क्या कहते हैं हम लोग, मनोगतिक। और मनोगतिक के प्रतिपादक कौन है बेटा, ये तो फ्रायड है, और फ्रायड ने इंटरप्रिटेशन टाइमिंग की बात की है ना। बताइए तो क्या जितनी जल्दी हो सके व्याख्या करें, या फिर अलायंस और पर्याप्त डेटा बनने के बाद, या प्रतिरोधों की कभी व्याख्या न करें। एक से अधिक उत्तर, इनमें से कोई नहीं। देखो प्रश्न क्या पूछा है, आफ्टर एस्टेब्लिशिंग अलायंस एंड सफिशिएंट डेटा, या इंटरप्रेट एज अर्ली एज पॉसिबल, या फिर नेवर इंटरप्रेट रेसिस्टेंसेस। अच्छा प्रश्न है। सीधी सी बात है, देखो आप अगर बहुत जल्दी हो सके व्याख्या करेंगे तो ये आप में क्या, रक्षात्मकता को बढ़ा देगी। बात सही है, आपको सेफ जोन में ले जा सकती है, रक्षात्मकता बढ़ाती है। अच्छा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अगर आप किसी क्वेश्चन की व्याख्या करेंगे तो आप सेफ जोन में चले जाएंगे, आप बहुत अच्छे स्कोरर बन जाएंगे, आप बहुत अच्छा स्कोर अचीव कर लेंगे, आपकी अच्छी रैंक आ जाएगी और अब फटाफट सिलेक्शन भी हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए, अच्छा लेकिन अलायंस और पर्याप्त डेटा बनने के बाद, अगर आफ्टर एस्टेब्लिशिंग अलायंस एंड सफिशिएंट डेटा, अगर आपके पास पर्याप्त सूचनाएं हैं, मान लो एक प्रश्न मैंने आपको दिया, उस प्रश्न के बारे में आपके पास पर्याप्त जानकारी है, तो फिर उसको समझने के बाद आप जो टास्क करोगे, जब क्वेश्चन का आंसर रिस्पॉन्ड करोगे, तो फिर उसका रिजल्ट स्थायी बनेगा, परफेक्ट बनेगा, और आपको खुद पर एक कॉन्फिडेंस, विश्वास होगा, आत्मविश्वास आपका जागृत होगा। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से उन डेटाज, उन सूचनाओं को समझने के बाद, ठीक है ना, तो समझ के बाद व्याख्या जो होती है वो बहुत ज्यादा प्रभावी होती है, उसका परिणाम भी हमेशा सफलता का सूचक बन जाता है। इसीलिए बेस्ट आंसर बी को माना हमने, ठीक है ना। प्रतिरोधों की कभी व्याख्या नहीं करें। देखो अगर एक बात बताइएगा, प्रतिरोधियों की व्याख्या निश्चित रूप से सैद्धांतिक रूप से, थ्योरेटिकल रूप से बहुत ज्यादा जरूरी होती है भाई, बहुत कंपलसरी होती है, ऐसा नहीं है। आप नहीं करेंगे तो फिर परिणाम उल्टे पुल्टे आ जाएंगे, गलत हो जाएगा सारा सिस्टम। चलिए एक और क्वेश्चन, बिहेवियर थेरेपी यानी व्यवहार चिकित्सा जिसे आप कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, व्यवहार चिकित्सा, सिस्टमेटिक, हाँ, डिसेंसिटाइजेशन का मूल तर्क क्या है, बताइए। अच्छा प्रश्न है। हाँ देखिएगा, आपको पता है बिहेवियर थेरेपी सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन का मूल तर्क ये किसने दिया था बेटा, ये वॉल्फ ने दिया था, वॉल्फ।
वॉल्फ का व्यवहार चिकित्सा है ये, वॉल्फ का व्यवहार चिकित्सा सिद्धांत है ये। वॉल्फ का व्यवहार चिकित्सा सिद्धांत कहता है, क्या कहता है, क्या कहता है भाई, अधिकतम प्रदर्शीकरण फ्लडिंग, या फिर अगला है रिफ्लेक्सेशन प्लस श्रेणीबद्ध एक्सपोजर से प्रतिपक्षी अवरोध, या फिर केवल संज्ञानात्मक वाद विवाद, या इनमें से केवल आ गया तो ये तो वैसे ही उड़ा दो। अब बचते हैं आपके दो विकल्प, और दो विकल्प में बात करते हैं। वॉल्फ का सिद्धांत कहता है कि भय उत्तेजना के साथ, हमेशा किसके साथ, ये कहते हैं कि भय उत्तेजना के साथ, भय उत्तेजना के साथ रिफ्लेक्सेशन जो है ना, रिलैक्सेशन जो है वो बढ़ता है, वो क्या होता है, बढ़ता है। तो ऐसी कंडीशन में आपसे कहा है, हाँ, अधिकतम प्रदर्शीकरण नहीं, फ्लडिंग विद मैक्सिमम एक्सपोजर नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि इसका संबंध ये केवल फ्लडिंग होता है, डिसेंसिटाइजेशन नहीं है। ये क्या बोला है, ये केवल फ्लडिंग है, ये डिसेंसिटाइजेशन नहीं होता। उसके अंतर्गत क्या होता है, यस 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 यस, परफेक्ट है। भाई क्या होता है, एक व्यक्ति, एक बालक जो किसी डरावने उद्दीपक को देखता है, स्टिमुलस को देखता है, चाहे वो भालू है, लॉयन है, या कोई डरावनी आवाज है, तो वह उसके प्रति जैसी वो भय संबंधी उत्तेजना के फलस्वरूप वह असंगत क्रियाएं करता है। जो असंगत क्रियाएं उस भय संबंधी उत्तेजना के साथ जुड़ जाती हैं, जिसके कारण, जिसके फलस्वरूप वहां पर जो रेसिप्रोकल इनहिबिशन है वाया रिलैक्सेशन, और साथ साथ उसका जो भी टास्किंग होता है, उसकी जो श्रेणी है वो असंगत हो जाती है, विकृत हो जाती है, बिगड़ जाती है, और साथ साथ उसका रिलैक्सेशन जो है वो बढ़ जाता है। यानी जहां पर वो अपने आप को रिलैक्स करना चाहता था, उसकी तुलना में वह असंगतता की ओर चला जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वोल्फ अपने व्यवहार चिकित्सा सिद्धांत में ये बताने की कोशिश करते हैं। इसीलिए निश्चित रूप से इसके साथ में आपको भय उत्तेजना को ध्यान में रखना चाहिए। तो आंसर आपका क्या हो गया, केवल बी हो गया बेटा। अगला क्वेश्चन, ग्रुप थेरेपी समूह चिकित्सा में येलोम के थेरेप्टिक फैक्टर्स में कौन सा नहीं है, ठीक है ना, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। ये व्यवहार चिकित्सा के जो चैप्टर हैं आपकी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, हम इसके बारे में न्यू लाइव बैच में भी बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं बेटा। अच्छा, आप हम बात कर रहे हैं कि व्यवहार चिकित्सा में येलोम के थेरेप्टिक फैक्टर्स में कौन सा नहीं है, यानी कि उसके जो भी निदानात्मक जो कारक हैं, फैक्टर्स हैं, उनमें कौन सा शामिल नहीं है। अच्छा प्रश्न पूछा है। देखो, यूनिवर्सलिटी, सार्वभौमिकता, परोपकार, प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन, एक से अधिक उत्तर, इनमें से कोई नहीं। देखो गजब का प्रश्न है। अगर हम बात करते हैं तो बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर हम बात करें समूह में समान संघर्ष देखना, अगर समूह में समान संघर्ष देखना तनाव को क्या करता है, घटाता है, आपकी टेंशन्स को रिड्यूस करता है। तो समूह में संपूर्ण सभी लोगों के लिए अगर आप समूह में आप अपने संघर्ष को देखते हैं तो आपका तनाव कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि आप सोचते हैं कि यार मेरे साथ एक व्यक्ति और है, अगर मुझे प्रॉब्लम होती है तो उस सामने वाले व्यक्ति को भी प्रॉब्लम होगी, तो इससे आप थोड़ा टेंशन कम लेते हैं। क्या लेते हैं? टेंशन कम लेते हैं। तो रिड्यूसिंग, क्योंकि सार्वभौमिकता ऐसा ही होता है।
ठीक है। उसके अलावा परोपकारिता, भैया ये भी येलोम का कंसेप्ट है। लेकिन आपने पढ़ा ये प्रोजेक्टिव वर्ड जैसे ही आपने देखा तो आपके दिमाग में आना चाहिए यार, प्रोजेक्टिव की बात तो सिगमंड फ्रायड करते हैं। कौन करते हैं? सिगमंड फ्रायड करते हैं। तो येलोम तो नहीं करते हैं। कौन नहीं करते? येलोम नहीं करते। कौन करते हैं? सिगमंड फ्रायड करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में सारी बातें आपको समझा दी जाएंगी, चिंता ना करो। तो ऐसी कंडीशन में आपका आंसर, आपसे पूछा कौन सा नहीं है, तो नहीं तो फ्रायड वाला होगा ना, तो फिर सी को लॉक करो बेटा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का गलत आंसर हो गया, जबकि सबसे सरल प्रश्न था ये। अगला क्वेश्चन पढ़ो। हाँ, फैमिली थेरेपी है ना, परिवार चिकित्सा, स्ट्रक्चरल संरचित और हाँ, मीनूचिन की विशिष्ट पहचान क्या है? स्वभेद है, कौन ने दिया, या एनेक्टमेंट्स व सीमाओं का पुनर्रेखण है, या फिर लक्षण का निर्देश देना है, स्ट्रेटजिक है, एक से अधिक उत्तर है, या इनमें से कोई नहीं। बड़ा टफ और जटिल क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा देखो, सिंपल सी बात है, यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है वही हमको ध्यान रखना है। देखो, वैसे भी अगर देखा जाए तो यहां पर मिनुचिन है, ठीक है ना, और यहां पर मिनुचिन है और यहां पर बोवेन है। तो यहां पर बोवेन की नीति है, तो ये तो हटा ही दो, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगी। बात करते हैं लक्षण का निर्देश देना, स्ट्रेटजिक, तो बेटा ये स्ट्रेटजिक प्रोसेस में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? ये स्ट्रेटजिक फैमिली थेरेपी में, स्ट्रेटजिक फैमिली थेरेपी में चला जाएगा। ठीक है ना, और आपका आंसर ये परफेक्ट हो जाएगा। कमेंट दिख रहा है आपका माय डियर, क्यों नहीं दिखेगा? 100% आपका कमेंट दिखाई दे रहा है। गौरव जी बताएं आप क्या बोल रहे हैं। हाँ जी, तो ऐसी कंडीशन में यहां पर फिर से बी उत्तर हो गया है। अगला क्वेश्चन, REBT बनाम पैक्स सीटी, मुख्य दार्शनिक अंतर, दोनों का मुख्य अंतर। बड़ा सुपर क्वेश्चन है भाई, बताइए। REBT अतार्किक मान्यताओं व निस्सर्त स्व स्वीकार पर जोर देता है, यह समझाया था मैंने, मुझे याद है ना। बेक की थेरेपी, एरोन बेक जिसकी हम बात करते हैं, संज्ञानात्मक विकृतियों से इनकार करती है। REBT अंतर निर्देशात्मक है, एक से अधिक उत्तर सही है, इनमें से कोई नहीं। मुझे नहीं दिख रहा है। अच्छा, आपको नहीं दिख रहा है? टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करें? ओके बच्चे, आज अभी सभी समस्याओं का एक समाधान हम बात करेंगे आज रात को 10 बजे। पूरी स्ट्रेटजिकल बातें करेंगे, आपको हर विद्यार्थी को वहां पर जुड़ना है, पूरी स्ट्रेटजिक बातें हमको वहां पर करनी है, ठीक है ना। इस सेशन के बाद अभी 10 बजे जो सेशन होगा उसमें, क्लियर? चलिएगा, तो आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न है। बिल्कुल ठीक है। REBT emphasizes irrational beliefs and unconditional acceptance, ठीक है, अतार्किक मान्यताओं और निस्शर्त स्वीकार पर जोर देता है। निश्चित रूप से ये बैक की थ्योरी से तो इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये आज का हमारा सीरीज था, बहुत अच्छा सीरीज था, और सारी की सारी बातें, बहुत सारी स्ट्रेटजिक बातें आज हम लोग करने वाले हैं।
आपके नेक्स्ट सेशन में, तो आपको जुड़ना नहीं भूलना है। आज के लिए इतना ही।